अगर परसों तक जलाल के आदमी ने नए पासपोर्ट भेज दिए तो यह खतरा मोल लेने की जरूरत बाकी नहीं रहेगी। उसने अपनी दानिश में मुझे याद दिलाना चाहा। वो आ गए तो रखे रहेंगे, यानी कहीं और इस्तेमाल किया जाएगा, मैंने बेपरवाही से कहा। मैंने चाउफान के साथ हर बात तय कर ली है, ये तफसील बाद में बताऊंगा। तुम ये बूझो कि आज वीरा से मेरी क्या गुफ्तगू हुई होगी। आप बहुत खुश नजर आ रही हैं। आप दोनों के दरमियान कोई तीसरा नहीं था। आप दोनों को दिल खोलकर बेतकल्लुफी से बातें करने का मौका मिला होगा। गजाला ने हंसते हुए तमस्खुराना लहजे में वो बात कह दी जो संजीदगी से नहीं कही जा सकती थी। तुम ये साबित करने पर क्यों तुली रहती हो कि तुम एक आम सी और रवायती बीवी हो? मैं तुम्हारी ज़हनी सतह इससे बहुत बुलंद समझता हूँ। वो हर वक्त आपसे बेतकल्लुफ होने के चक्कर में लगी रहती है। आपको मालूम है कि उसकी ये हरकतें मुझे जहर लगती है। उसने ये मौका ज़ाया नहीं किया होगा। अगर मैं ये कहूँ कि आज मेरे और उसके दरमियान बेतकल्लुफी का खात्मा हो गया तो मैं समझूंगी कि आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। यह मजाक नहीं, हकीकत है। मैंने संजीदगी से उसे समझाने की कोशिश की। फिर उसने आपको अपना मुंह बोला भाई बना लिया होगा। मैं उसे ढकोसला समझती हूँ। मुंह बोले भाई बहन के रिश्ते की कोई कानूनी, इखलाकी या मजहबी हैसियत नहीं होती। दोनों एक दूसरे के लिए गैर और नाम महरम रहते हैं। वो हंस हंस कर अपने दिल का गुबार निकाल रही थी। तुम उसके खिलाफ अपने तासुब के हिसार से बाहर नहीं निकल पा रही हो। चलो मैं तुम्हें इशारा देता हूँ, इसके बारे में मजहब के हवाले से सोचो। मैंने उसे दावत दी। आप तो यूं पहेलियां भिजवा रहे हैं जैसे वो मुसलमान हो गई हो। गजाला ने मुंह बनाकर तंज से कहा। यही हुआ है, मैंने बेसाख्ता कहा। वो हैरत और बेयकीनी से उछल पड़ी। उसकी आंखें कुशादा होकर पेशानी पर जा चढ़ी थी। ये कैसे हो गया? वो तहय्युर ज़दा लहजे में बोली। आप तो इसको रवानगी का प्रोग्राम बताने के लिए गए थे, उसे इतनी आसानी से मुसलमान कैसे कर लिया आपने? मैंने कुछ नहीं किया। न्यूयॉर्क छोड़ने से पहले वो खामोशी से ईमान ला चुकी थी। मैंने उसे बताया। इसके बुशरे से जाहिर हो रहा था कि इस वक्त तक उसे मेरी बात पर यकीन नहीं आया था। मैंने वीरा से सुनी हुई बातें तसलसल के साथ उसको सुनाना शुरू कर दी। वो सुल्तान शाह से करीब थी और मेरी दानिश में इससे अपनी बात मनवा सकती थी। वीरा ने आज खुद एक बड़ा फैसला करके सारी जिम्मेदारी हमारे सर डाल दी थी। उसे हुस्न खूबी के साथ निभाना हमारी जिम्मेदारी थी। जब तक गजाला इस वाक़े के पसे मंजर और जज़ियात से वाकिफ न होती, सुल्तान शाह को मौसर अंदाज में कायल नहीं कर सकती थी। आपने सब कुछ बता दिया, लेकिन मेरा ज़हन अब भी इन बातों को कबूल नहीं कर रहा। मेरे खामोश होने पर गजाला ने खुशगवार हैरत के साथ कहा। इसके बड़े फैसले आमतौर पर गैर मुतवक्का और चौंका देने वाले होते हैं। बेचारा सुल्तान शाह अपनी तबलीगी कोशिशों में लगा हुआ है और वो पहले से मुसलमान बैठी हुई है। अब सुल्तान शाह को शादी पर आमादा करना तुम्हारा काम है। वो इस मौजू पर मेरे सामने बात करते हुए हिचकिचाता है। मैंने कहा उसे आमादा होना पड़ेगा। वीरा ने पहल करके उसका हर तजब्जुब दूर कर दिया है। वो मजहबी रुझान का मालिक है। अपने सारे तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद एक नो मुसलमान को बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा। आपने वीरा को तो मना कर दिया होगा कि वो इस बारे में अभी सुल्तान शाह को कुछ न बताए। मैं इसे अपने तौर पर बात करूंगी। मैंने उसे कुछ नहीं कहा। इस वक्त माहौल ऐसी बातों के लिए मौजू नहीं था। वो इतने दिनों से अपना राज दिल में छुपाए बैठी है तो अब भी जुबान नहीं खोलेगी। उसने पुरउम्मीद लहजे में कहा। आप वीरा के वली हैं, इसकी तरफ से रजामंदी जाहिर कर चुके हैं। अब मेरा काम शुरू होगा। मैं आज खुद लड़के वाली बन गई हूँ। मैंने जवाब में कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि तबाही पर रखे हुए फोन की घंटी बजने लगी। जलाल, अव्वल खान, चाउफान और वीरा से मेरी तफसीली गुफ्तगू हो चुकी थी। फौरी तौर पर मेरा ज़हन डान की तरफ गया। शायद वो पासपोर्ट वापस ले लेने के बाद कोई नया शोशा छोड़ने वाला था। मैंने रिसीवर उठाया तो मकामी लहजा में एक नई मर्दाना आवाज़ सुनकर मैं चौंक गया। वो इंटरकॉम पर होटल के कस्टमर केयर मैनेजर की कॉल थी। मिस्टर अली अहमद, उसने अपना तारुफ कराने के बाद इस्तफामिया लहजे में कहा। यस, मैंने फिक्रमंदी के साथ इकरार किया। सर, मैं जहमत देने के लिए तहे दिल से मुआज़रत खा हूँ। उसका लहजा वाकई नदामत अमेज था। वो कह रहा था, रूम सर्विस का एक आदमी आपके कमरे के बाहर मौजूद है। अगर आप अपनी मिसेज के साथ अपने पासपोर्ट लेकर जरा सी देर के लिए मेरे दफ्तर में आ सकें तो मैं आपका शुक्रगुजार होऊंगा। बाहर खड़ा हुआ आदमी आपको मेज 9 फ्लोर पर मेरे दफ्तर ले आएगा। वो मुतालबा सुनते ही मेरे बदन में सनसनी की लहर तोड़ गई। मैं नरमी से पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ कि यह जरूरत क्यों पेश आ रही है? सर, 2 बावर्दी अफसरान आप लोगों से मिलने के लिए आए हुए हैं। मैंने मुनासिब नहीं समझा कि वो आपके दरवाजे पर दस्तक दें, इसलिए आपको जहमत दे रहा हूँ। मुझे अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ। जहन में पहला ख्याल यह आया कि मैंने चाउफान पर अंधा एतमाद करके सख्त गलती की थी। मुझे पासपोर्टों से महरूम करते गालिबन पुलिस को मेरे पीछे लगा दिया गया था। बंदोबस्त इतना मुकम्मल था कि हमारे लिए भागना नामुमकिन बना दिया गया था। मुझे यकीन था कि बाहर रूम सर्विस के मुलाजिम के रूप में पुलिस का कोई तजर्बेकार कमांडर खड़ा होगा जो हदायत से इनराफ की सूरत में हमें सख्ती से रोक लेगा। चाउफान ने अपना वार कर दिया था। कंबोडिया की तरफ फरार होने का मंसूबा मुझे खाक में मिलता हुआ नजर आने लगा।
थाईलैंड जैसे अजनबी मुल्क में दो भवरदी अफसरान की तलबी पर न जाने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। मुझे जाना था और सर के बल जाना था। इन अफसरान ने मुझे अपने रूबरू बुलाने के लिए ऐसा फुल प्रूफ बंदोबस्त किया था कि फरार की कोई राह नजर नहीं आ रही थी। होटल के कस्टमर केयर मैनेजर ने हमारे दरवाजे के बाहर मौजूद जिस शख्स को रूम सर्विस का आदमी करार दिया था, वो मेरी दानिश में पुलिस या ऐसे ही किसी इदारे का कोई तजर्बेकार कमांडो था, जिसे जेर किए बगैर मैं वहां से अपनी मर्जी की राह इख्तियार नहीं कर सकता था। रिसीवर मेरे कान से लगा हुआ था और जहन में आंधियां सी चल रही थी। मुझे फौरी तौर पर फैसला करके होटल के अफसर से फोन पर बात आगे बढ़ानी थी। मैं अभी आता हूँ। इस ज़हनी तजज़िये के दौरान में अल्फाज मेरी जुबान से गोया फिसल गए। शायद मेरे जहन के किसी नहा खाने में यह एहसास पूरी शिद्दत से बेदार हो चुका था कि मैं इनकार करके अपने लिए खतरात मोल लूंगा। मैं ज़हमत देने के लिए एक बार फिर मुआज़रत खा हूँ। वो फ़ोन पर बिछा जा रहा था। अब दोनों अपने पासपोर्ट साथ लाना न भूलें। जब जाना ही था तो इसके सामने जाकर बगले झांकने से बेहतर था कि मैं फ़ोन पर पूरी बात कर लूँ। मैंने कहा पासपोर्ट मेरे पास नहीं है। नशिस्तों की बुकिंग के लिए मैंने अपने एक दोस्त को दिए हुए हैं। मैंने महसूस किया कि उसे वो जवाब देते हुए एयर कंडीशनर की फैलाई हुई खुनकी के बावजूद मेरी पेशानी पर पसीना उभर आया था। सर जरा 1 मिनट होल्ड करें, उसने जल्दी से कहा और लाइन पर गहरा सकूत तारी हो गया। शायद वो माउथ पीस पर हाथ रखकर वर्दी वालों से मेरे बयान किए हुए मसले पर मशवरा कर रहा था। ओके सर। चलने के बाद उसकी तरोताज़ा आवाज़ सुनाई दी। आप दोनों मेरे दफ्तर में तशरीफ ले आए, ज़रूरत हुई तो पासपोर्ट बाद में देख लिए जाएंगे। मैंने मुख्तसर सा जवाब देकर फ़ोन बंद कर दिया। इस दौरान में गजाला हमतन मेरी तरफ मुतवज्जा थी और मेरे चेहरे पर उभरने वाले तासरात से अंदाज़ा लगा चुकी थी कि अचानक कोई गड़बड़ रूनमा हो चुकी है। कहाँ जा रहे हैं? अचानक पासपोर्टों की क्या जरूरत पेश आ गई? उसने जरा सहमगी के आलम में पूछा। मेरे साथ तुमको भी चलना है? ये कहकर मैंने उसे चंद फिक्रों में पूरी सूरत अहवाल से आगाह कर दिया। चौफान बहुत कमीना निकला। गजाला का बेसाख्ता रद्दअमल मेरी सोच से जरा भी मुख्तलिफ नहीं था। हमारे पासपोर्ट हथियाते ही उसने अपना खेल शुरू कर दिया। मुझे आपका इब्तदाई शुबा दुरुस्त साबित होता हुआ नजर आ रहा है। किस शुबे की बात कर रही हो? मैंने दरवाजे की तरफ जाते जाते पलट कर पूछा। वो हमें कंबोडिया का चक्कर दे रहा है, वो तनफ्फुर अमेज लहजे में बोली। इसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो डान को इतना बड़ा चकमा दे सके। ये बात उसके दिमाग में बैठ गई है कि आप इसकी राह का रोड़ा है। वो आपको किसी चक्कर में फंसवा कर डान की नजरों से गिरा देगा। बहुत आसानी से उसका रास्ता साफ हो जाएगा। उसने मुझे डुबोने की कोशिश की तो मैं अपने साथ उससे भी ले डूबूंगा, मैंने जहरीले लहजे में कहा। अब जल्दी आओ, इन लोगों का भेजा हुआ फरिश्ता हमारे दरवाजे पर मौजूद है। गजाला के हाथ पैर फूले हुए थे। वो क्या, मुझे खुद भी अपना सारा मंसूबा बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा था। चौफान ने कंबोडिया की आज़ाद फिजाओं का शराब दिखाकर हमें बैंकाकी में दबोच लेने का पूरा बंदोबस्त कर लिया था। मैंने कमरे का दरवाजा खोला तो रूम सर्विस के रवायती लिबास में घुटे हुए जिस्म वाला एक दुरुस्त मकामी राहदारी में खड़ा नजर आया। मुझसे नजरें चार होती वो खुश खलकी से मुस्कुराया, मगर उसकी कीना तोज निगाहें इस मुस्कुराहट का साथ नहीं दे रही थी। यह कम अज कम मुझे ऐसा महसूस रहा था। मेरे पीछे गजाला कमरे से बरामद हुई तो नवार्द के सुकड़ते हुए होंठ दोबारा मुस्कुराने के अंदाज में फैल गए। इस बार उसने अपने सर को कदरे खम देकर गजाला को ताजीम पेश की। इस वक्त मुझे पक्का बदमाश और मुनाफिक नजर आ रहा था, मगर मैं इस पर अपनी बरहमी जाहिर करने से कासिर था। वहां से दफ्तर तक पहुंचने के दौरान में मुझे सिर्फ उसी से असल मामले का कुछ सुराग मिल सकता था। वो मकामी था, लेकिन बैंकॉक के एक बड़े होटल में मुलाजमत कर रहा था, जहां दिन रात सैकड़ों गैर मुल्कियों की आमदोरफ्त रहती थी। इसलिए अपने बिगड़े हुए तलफ्फुज़ से कताए नजर साफ और अच्छी अंग्रेजी बोल रहा था। उसने इखलाक से हमें अपने साथ आने के लिए कहा और राहदारी में लिफ्ट की तरफ हो लिया। मैं लपक कर उसके करीब पहुंच गया और शिकायती लहजे में बोला, यह अनोखी बात है कि तुम्हारा मैनेजर हमें अपने दफ्तर में बुला रहा है। यह हरकत मेहमानदारी के असूलों के सरासर मुनाफिक है। यह मेरी जिंदगी का तल्ख तजर्बा है। सर, मैं आपकी कोफ्त का अंदाजा कर रहा हूँ, उसने सर हिलाकर मुअद्दब लहजे में कहा। उसे भी कोई मजबूरी दरपेश होगी। इसके कमरे में एक बड़ा पुलिस अफसर आया हुआ है। आप जानते हैं कि पुलिस कहीं की भी हो, होटल वालों को इनसे डरना पड़ता है। अंग्रेजी में आपका कोई सेगा नहीं होता, लेकिन इसके तर्ज तकल्लुब से इज्जत अफजाई के इस करीने का इजहार हो रहा था। वो 2 पुलिस वाले बता रहा था। मैंने किसी बारीकी का लिहाज के बगैर उसकी तरदीद की। पुलिस वाला तो एक ही है, वो अपने ज़हन पर जोर देते हुए बोला। इसके साथ एक अमरीकी फौजी लड़का भी है जो वर्दी में है। शायद मैनेजर ने जल्दी में उसे भी पुलिस वाला कह दिया हो। उसे किसी पसो पेश के बगैर मुझे असल बात बता दी। इसके खिलाफ मेरे जहन में उभरने वाले शुबहात धुंधलाने लगे। अगर इसका ताल्लुक पुलिस के महकमे से होता तो वो भूल कर भी होटल वालों पर पुलिस के नारवा दबाव का जिक्र न करता। इसने हमारे लिए लिफ्ट का दरवाजा खोला और आखिर में अंदर आकर मेज 9 फ्लोर का बटन दबा दिया। लिफ्ट तेजी से नीचे रवाना होगी। हमने इस होटल में कयाम करके कोई जुर्म नहीं किया।
पुलिस को हमसे क्या लेना है? मैंने अपना शिकवा जारी रखा। सर मैं क्या कह सकता हूँ, जरा सी देर में सब कुछ सामने आ जाएगा, उसने नहायत आजिज़ी से कहा। मामला कुछ अजीब सा है। इंटरकॉम के बजाय मुझे नीचे बुलाकर आप लोगों के बारे में बताया गया था। लिफ्ट एक हल्के से झटके से रुक गई। लिफ्ट से बाहर निकलते ही उसने राहदारी में नजर आने वाले तीसरे दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, सर इस दफ्तर में आपका इंतजार हो रहा है। इस दरवाजे के ऊपरी निसफ हिस्से में लगे हुए शफाफ शीशे से रोशनी छिन कर बाहर आ रही थी। हमारी मंजिल इतने करीब थी कि हमें लाने वाले से मजीद गुफ्तगू का मौका बाकी नहीं रहा था। मैं इसकी तरफ से अपनी बदगुमानी पर दिल ही दिल में नादम था। मैंने मुस्कुराकर अलविदाई अंदाज में उसकी तरफ देखा और उसके बताए हुए दफ्तर की तरफ बढ़ गया। शीशे के सामने पहुंचते ही अंदर का मंजर मेरे सामने था। वहां कुल 3 नफूस थे, जिनमें से एक अपने स्याह सूट की वजह से होटल का कोई बड़ा मुलाजिम नजर आ रहा था। मेरे दिल पर इस्तराब और बेयकीनी की कैफियत तारी थी, मगर मैंने इस मौका पर अपनी बरहमी बल्कि बदतमीजी का मुजाहिरा जरूर समझा। दस्तक दिए बगैर दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। खजाला मेरे पीछे थी। तीनों ने चौंक कर हमारी तरफ देखा और फिर अमरीकी नजात नौजवान फौजी अपने सर को मायूसाना अंदाज में हिलाने लगा। थाई पुलिस अफसरान ने हमें देखकर गोरे फौजी की तरफ देखा और उसके मायूसाना रद्द-ए-अमल को देखकर अपनी जुबान में स्याह सूट वाले से जल्दी जल्दी कुछ कहने लगा। इस दौरान में स्याह सूट वाला हमारे इस्तकबाल के लिए अपनी कुर्सी छोड़कर अपनी जगह से कई कदम आगे बढ़ाया। तीसरे दर्जे के किसी सराय में भी मेहमानों से ऐसा सलूक नहीं होता। मैं इसके बड़े हुए हाथ को नजरअंदाज करके फट पड़ा। यह मेरी जिंदगी का बदतरीन तजर्बा है। हमें मुजरमों की तरह क्यों तलब किया गया है? वो खिफत अमेज अंदाज में अपना दाहिना हाथ बालों पर फेरते हुए बोला, मैं आपसे मुआफी का ख्वास्तगार हूँ। मैं फिर कहूंगा कि मैंने इन दोनों बावर्दी अफसरान के साथ आपके दरवाजे पर आना मुनासिब नहीं समझा। बिलावजह पूरे फ्लोर पर चहमगोइयों का सिलसिला शुरू हो जाता। तशरीफ रखें और हुक्म करें कि आपके लिए क्या मंगवाया जाए। मैं एक लम्हे के लिए भी यहाँ रुकना पसंद नहीं करूंगा। मैंने अपना जारहाना रवैया बरकरार रखते हुए कहा, मुझे जिस काम के लिए बुलाया गया वो बिला ताखीर खत्म किया जाए। पुलिस अफसर ने कुर्सी छोड़ दी। अमरीकी फौजी ने भी उसकी तकलीद की। पुलिस वाले ने अपनी जुबान में कुछ कहकर सूट वाले से हाथ मिलाया और फिर मेरी तरफ मुतवज्जा हो गया। मिस्टर और मिसेस अली, मैं भी तुमसे मुआफी चाहता हूँ। थामफोर्ड ने मेरे इमा पर तुम दोनों को बुलाया था। दरअसल हमें एक मुश्तबा पाकिस्तानी जोड़े की तलाश है। हम अपने मेहमानों की इज्जत करते हैं, लेकिन कभी मजबूरियां पेश आ जाती हैं। हम शहर के सारे होटलों में पाकिस्तानी जोड़ों से मिल रहे हैं। ये मेरा और कप्तान ओल्ड का 5वां होटल है। अभी हमें मजीद जोड़ों से मिलना है। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ा दिया। इसके होठों पर बिखरी हुई खलीकाना मुस्कुराहट से मजबूर होकर मैंने नीम दिली से हाथ मिला लिया। इसके बाद कप्तान ओल्ड से हाथ मिलाते हुए मैंने उसका नाकदाना जायजा लिया और इस नतीजे पर पहुंचा कि वो वही मरदूद था जो सुल्तान शाह के कमरे में घुसकर इसका एक बैग उठा ले गया था। वीरा ने अपने होटल में गाइन नामी वेट्रेस से सुनकर नामालूम अमरीकी का जो हुलिया बताया था वो कैप्टन ओल्ड पर 100% सादिक आ रहा था। वो दोनों तेजी के साथ दफ्तर से निकल गए और थामपोर्ट हमारी खुशामदों में मसरूफ हो गया। वो हमें हर कीमत पर कुछ देर के लिए अपने दफ्तर में बिठाना चाह रहा था। हमें कुछ बातें थाई पुलिस अफसर ने बता दी थी। रही से कसर कप्तान ओल्ड की शनाख्त ने पूरी कर दी। मेरी सूरत हवाल बिल्कुल साफ हो चुकी थी, जिसमें थामपोर्ट बिल्कुल बेकसूर नजर आ रहा था। पुलिस वाले के दबाव ने उसे बेबस कर दिया था। वीरा और सुल्तान शाह के होटल में यकीनी तौर पर कैप्टन ओल्ड इनके पीछे लगा हुआ था। कागजी रिकॉर्ड से कतई नजर वो इन दोनों को बचश में खुद देख चुका था। उसने सुल्तान शाह के कमरे की तलाशी ले डाली, मगर गायन के मुतवज्जा हो जाने की वजह से वीरा के कमरे में घुसने में कामयाब नहीं हो सका। वो चला गया। इसकी जगह सार्जेंट पाल इन दोनों की खात में लगा हुआ था। वो होटल का हिसाब बेबाक करके निकले तो पाल इनके पीछे लग गया। वीरा की जहानत और चालाकी के नतीजे में पाल मकामियों से बुरी तरह मार खाकर जहन्नुम वासिल हो गया। किसी को पता नहीं चल सका होगा कि फरिश्ता अजल का दीदार होने से पहले इस पर क्या कुछ गुजर गई थी। पाल इन दोनों की निगरानी पर मामूर था। वो होटल छोड़कर गायब हो चुके थे। शहर में बड़े पैमाने पर इनकी तलाश शुरू कर दी गई। ओल्ड इन दोनों को पहचानता था, इसलिए वो थाई पुलिस अफसर को अपने साथ लिए बैंकॉक के हर बड़े होटल में पाकिस्तानी जोड़ों को तंग करता फिर रहा था। इस अमरीकी गधे को इस काम पर लगाने वालों ने यह नहीं सोचा कि रीटा और अकबर श्याम इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में अलग अलग कमरों में मुकीम थे। अपना ठिकाना बदलने के बाद भी वो अलग अलग रहते। इन तक पहुंचने के लिए जोड़ों को खंगालना बेसूद था। इस वक्त शहर के बड़े होटलों में इन दोनों की तलाश की मुहिम जारी थी, जिसकी नाकामी यकीनी थी। मुझे डर था कि इस मामले में अमरीकी आसाब सदा होकर फैसले कर रहे थे। बड़े होटलों में नाकामी के बाद अगर कैप्टन ओल्ड शहर में बिखरे हुए गेस्ट हाउसेज वगैरह का रुख कर लेता तो वीरा और सुल्तान शाह के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती थी। इन दोनों ने रोजी और जैकब के नाम जरूर इख्तियार कर लिए थे, ताहम इनके चेहरे वही थे। ओल्ड ने देखते ही पहचान लेता। एक तरफ वो जाल फैला दिया गया था, दूसरी तरफ डान और चाउफान के आदमी इन्हें ढूंढने में लगे हुए थे।
मैं बदिक्कत तमाम थाम पोर्ट को यह बावर कराने में कामयाब हो सका कि मैं इसकी मजबूरी का अंदाजा लगा चुका था। पुलिस वाले और अमेरिकी फौजी के दबाव पर वो होटल में मुकीम सारे मेहमानों को भी किसी मैदान में जमा करने पर मजबूर हो जाता। उसने लिफ्ट के दरवाजे तक आकर हमें बहुत तपाक से रुखसत किया। मैंने अपने कमरे में पहुंचते ही मोबाइल फोन पर वीरा का नंबर मिला लिया। इस वक्त खिलाफे तवक्का सुल्तान शाह की आवाज सुनाई थी। रीटा कहाँ है? मैं बेसाख्ता सवाल कर बैठा। अभी फोन मुझे देकर अपने कमरे में गई है। क्या बात है, तुम आवाज से कुछ परेशान मालूम हो रहे हो? मेरे लबो लहजे ने उसके कान खड़े कर दिए। कान खोल कर सुन लो और उसे भी बता देना, बड़े होटलों में मुश्तबा जोड़े की सरकारी और गैर सरकारी तौर पर तलाश शुरू हो गई है। इधर से नाकामी के बाद वो छोटे होटलों और गेस्ट हाउसेस का भी रुख कर सकते हैं। मैंने जल्दी जल्दी कहना शुरू किया। अभी दुश्मन बोलाए हुए हैं, कौसान ठिकाने आते ही करीने से जाल फैलाकर तुम तक पहुंच सकते हैं। दोनों को बहुत ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। यह खबर पुरानी है और इस पर रीटा से शायद तुम्हारी बात भी हो चुकी है। वो बोला, अब इसमें नया वजन पैदा हो गया है। मैंने जोर देकर कहा, मैं अभी सद्दफ के साथ एक खतरनाक पेशगी भुगत कर आ रहा हूँ। तुम्हारे कमरे की तलाशी लेने वाला एक थाई पुलिस अफसर के साथ बड़े होटलों में पाकिस्तानी जोड़ों से मिलता। मेरी बात अधूरी रहेगी। अचानक दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर मेरा दिल उछलकर हल्क में आ गया और मैंने इज़्तिरारी तौर पर फोन बंद कर दिया। यका अजीबो गरीब बातें ज़ाहुर में आना शुरू हो गई थी। पता नहीं इस वक्त कौन हमारे दरवाजे पर आ पहुंचा था। मैं फुर्ती से फोन जेब में डालकर यूं कुर्सी पर बैठ गया जैसे देर से मेरे पास कोई काम न हो। मेरे इशारे पर गजाला ने दरवाजा खोला तो मेरे कानों में थाम पोर्ट की लजलजाई हुई आवाज आई, मिसेज अली, ये मेरी और होटल की इंतजामिया की तरफ से खैर सगाली का तोहफा है। आज आपको डिस्टर्ब किया गया है। आज का किराया आपके बिल में से मनहा कर दिया गया है। शुक्रिया। गजाला की संजीदा आवाज आई। फलों की टोकरी दे दे। शैंपेन की बोतलें हमारे लिए बेकार हैं। हम कोई शराब नहीं पीते। मैंने अपनी जगह से उठने की जरूरत महसूस नहीं की। गजाला ने उसे दरवाजे ही से टाल दिया। वो पलटी तो उसके हाथ में तिनकों से बनी हुई एक खूबसूरत टोकरी छूल रही थी जिसमें फलों के साथ चॉकलेट के पैकेट भी नजर आ रहे थे। मैं घबरा गई थी कि अपना जाने कौन सी मुसीबत नाज़िल हो गई। उसने खिफत अमेज अंदाज में हंसते हुए वो लदी फदी टोकरी लिखने की मेज पर रखी। वो बेचारा अपने नाकर्दा गुनाह का कफारा अदा करने आया था। इसकी गिरा से कुछ नहीं गया, लेकिन ये अच्छी और कामयाब इंतजामी पॉलिसी का इजहार है। आज की रात मुफ्त में गुजरेगी। हम इन फलों पर ही गुजारा करते रहे तो ये टोकरी हमारी रवानगी तक खाली नहीं होगी। मैंने खुश दिली से कहा। बात आई गई होगी, मगर मेरे जहन पर एक बोझ और सवार हो गया। मैंने चाउफान पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लिया था। उसे उम्र भर थाईलैंड में डान के साथ रहना बसना था। मैं इसके लिए गैर मुल्की शनासा से ज्यादा हैसियत नहीं रखता था। अगर उसकी जहनी रूह सही सिमत में चल पड़ती तो वो पूरी बेखौफी से हमारे साथ वो सब कुछ कर सकता था जो मैं कुछ देर पहले तक सोच सोच कर परेशान होता रहा था। इसके बारे में सिर्फ एक बात अच्छी थी कि वो ज़हीन नहीं था। वो एक वक्त में एक ही समत में सोचने का आदी था और अपनी पूरी सलाहियतें इसी समत में सर्फ कर देता था। अगर हमें डान की पार्टी से फरार कराने की साजिश उसके जहन में बैठ चुकी थी तो उसे यह ध्यान आना मुहाल था कि वो किसी और तरह भी मुझसे छुटकारा हासिल कर सकता था। फिक्र तशवीश के साए में वो रात आई और किसी न किसी तरह गुजर गई। मेरे आसाब पर कंबोडिया का पुरखतर सफर सवार हो चुका था। सोने से पहले मैं देर तक इस इम्कान पर गौर करता रहा कि हमें डान को धोखा देकर बैंकॉक से भागना था तो इसके लिए अगले 2 दिन इंतजार की कोफ्त में गुजारने की क्या जरूरत थी। हम फौरी तौर पर अपना मुख्तसर सासबाब समेट कर इस शहरी खराबात से कूच कर सकते थे, लेकिन चाउफान के ताउन के बगैर हमारा फरार होना मुमकिन नहीं था। वो डान से बहुत ज्यादा खौफजदा रहता था। दूसरी तरफ वो पार्टी के इंतजामात में उलझा हुआ था। इसे ये तवक्का नहीं की जा सकती थी कि वो सब काम छोड़कर बेखौफी से हमारी रवानगी का बंदोबस्त कर देगा। यही गनीमत था कि उसने डान की पार्टी में हमें काबिल एतमाद गाड़ी और सफर के लवाज़िम मुहैया करने का वादा किया हुआ था। मैं दिल ही दिल में दुआएं मांग रहा था कि इस दौरान में चाउफान की जहनी रो ना बहके और वो डान की इफरेज से हमारी गुलखुलासी कराते। अगली सुबह के अखबार में मुश्तबा पाकिस्तानी जोड़े की जोरों शोर से तलाशी के बारे में खबर मौजूद थी। खबर पहले भी आ चुकी थी, इस बार जोरों शोर का इजाफा हो गया था।